क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। जय हिंद। और हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। आज है लेक्चर नंबर 3, भूचुंबकत्व के बारे में पढ़ रहे थे। चैप्टर छोटा है, थ्योरेटिकल चैप्टर है बच्चों, जहां पर छोटी छोटी परिभाषाएं बहुत सारी हैं। और कल हमने आप सभी को ढेर सारे छोटी छोटी परिभाषाएं बताया था, सिखाया था। वो कैसे किसी बिंदु पर आप देखोगे उनके बारे में मैंने चित्र बना करके उन परिभाषाओं को दिखाया था। वैसे बच्चों मैं बता दूं, मैंने कल पहली बार बहुत दिनों के बाद वैसी मतलब पैनल पीडीएफ के लिए यूज किया था। और इस चैप्टर में मैं आगे भी आपसे चाहूंगा, क्योंकि लिखना मतलब जो लिखने वाला टॉपिक होता है वो मुझे लगता है कि ज्यादा समझा दिया जाए और बच्चों को वो कर दिया। लेकिन फिलहाल आज मैं लिख लिख करके पूरी चीजें पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और डेरिवेशंस जो होते हैं वो आपको एक एक स्टेप हल करना होता है मेरे साथ में। लेकिन जब ये लिखने वाला पार्ट चल रहा हो तो बच्चों सिर्फ क्लास में आप याद करना, अगर लिख पाने में सक्षम हो तभी लिखना, अन्यथा की स्थिति में नहीं लिखना। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं लिखना। अगर क्लास में लिखने में कैपेबल हो तो लिखना, नहीं तो आज की जितनी भी परिभाषाएं डिफिनेशंस मैं लिखूं वो याद करना, जो भी मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको भूचुंबकत्व के बारे में कल की क्लास में मैंने बताया था वो अच्छे से आप सभी ने सीख लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम, सत्यम शिवम सुंदरम, सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, चले सर, कल क्लास रिकॉर्डेड थी बाबू, कल क्लास रिकॉर्डेड थी, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप अगर माफी के योग्य हमें समझते हैं तो हमें माफ कर दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में हम गुनहगार हैं। ठीक है, गुनहगार हैं आप सभी की। लेकिन आप सभी के छोटे भाइयों के लिए मुझे ये काम करना पड़ा था कि हम सोचे क्लास भी मिस ना हो और उन बच्चों का नया चैप्टर शुरू करना था जो कि शाम में था, तो मैंने ऐसा कार्य किया। ठीक है, एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन बच्चों क्लास रिकॉर्डेड होने का मतलब ये था कि अगर वैसा कोई टॉपिक होता, डेरिवेशन या कुछ वैसा चीज चल रहा होता, तो मुझसे रिकॉर्ड किया ही ना जाता। ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं थी जिन्हें मुझे लगा कि मेरे चापू सुल्तान हमें लाइव बातचीत ना करके भी अगर ऐसे देखते हैं तो वो सुन लेंगे। इसलिए बच्चों वो क्लास रिकॉर्डेड आप लोगों के बीच में था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात को जरूर समझेंगे कि मैंने क्लास के लिए छुट्टी तो नहीं किया, लेकिन जो भी था कि हम चाहते थे कि हर एक काम हो जाए बच्चों, क्योंकि बहुत सारे काम भी होते हैं, सब चीज़ें देखनी पड़ती। मैं नहीं चाहता कि छुट्टी हो। सिलेबस वैसे भी बहुत सारा है, अभी बहुत सारा सिलेबस हम लोगों को कवर करना है। तो निश्चित रूप से बच्चों बस आप सभी के सहयोग की और सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ इन सब बातों को हटाएं। और कल की क्लास आपको समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि छोटी छोटी डिफिनेशंस थी, परिभाषाएं थी जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों हम लोगों का सिलेबस बहुत है ना। हम लोगों को फिजिक्स में अगर देखा जाए बच्चों 15 चैप्टर पढ़ने हैं, यस और नो? फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं बाबू। जितनी आपको फिक्र होगी उससे ज़्यादा मुझे फिक्र है, उससे ज़्यादा मुझे फिक्र है। आप लोग कहते रहते हो कि सर बुक कब आएगी, बुक कब आएगी। अब बुक के लिए भी तो काम करना पड़ेगा, तभी ना बुक आएगी। इसके लिए बच्चों टाइपिस्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों और संस्थान नहीं ले आते हैं? कॉपी पेस्ट तो करके हम लोग बुक निकाल नहीं सकते। अपना कंटेंट अपनी भाषा में सब कुछ टाइप करवाना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लॉन्ग क्वेश्चन को ही तो समझना क्वेश्चन बैंक में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जो क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है बच्चों, उनके प्रश्नों की दिक्कत नहीं है बच्चों को उसकी भाषा समझने में दिक्कत है। इसलिए हम लोग अपनी बुक, अपनी क्वेश्चन बैंक लाना चाहते हैं, जिस बुक का नाम होगा बच्चों ब्रह्मास्त्र। बोलो यस और नो? क्या इस बारे में चर्चा किया गया है पहले से? आप सभी को पता है। तो इसके लिए इनकी भी तो जरूरत है। अब इनके लिए भी तो मुझे थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाता है। सर के साथ में, सर के पास तो बहुत बर्डन है। सपोर्ट पे मुझे भी देखना पड़ जाता है कि हाँ भाई आ जाए तो इसको बैठ के करा लें, सभी लोग काम कर लें, इसके बारे में भी ध्यान देना पड़ता है। तो इस चीज के चक्कर में भी बच्चों हम लोग परेशान हैं कि जल्दी से सारी भी चीजें व्यवस्थित हो जाए तो हम बुक का कंटेंट टाइप करवा पाएं, ताकि आपकी बुक जल्द से जल्द आ सके। ठीक है, तो हम लोगों का सिलेबस बहुत है बच्चों, 15 चैप्टर खत्म करने हैं। और इस 15 चैप्टर का मेरा पर्सनल पूरा सिलेबस प्लानर सभी शिक्षकों का बना हुआ है। ऐसा नहीं है, सभी शिक्षकों का सिलेबस प्लानर बना हुआ है कि हम कब खत्म करने वाले हैं। बच्चों 31 अक्टूबर तक का लास्ट डेट रखा गया है कि 31 अक्टूबर तक हम लोग सिलेबस को द एंड कह लेंगे, टाटा बाय बाय बोलना है। ठीक है, हम लोगों को 31 अक्टूबर को टाटा बोल देना है, सिलेबस को खत्म कर लेना है। और इसके लिए मेरे पास सिलेबस प्लानर है बच्चों, मैं मोबाइल पे, लेकिन किस फोल्डर पे होगा एक सेकंड में दिखा देता हूं आपको। पूरा सिलेबस प्लानर बच्चों बना हुआ है, मैंने अपना स्वयं का बना रखा है। और ये मैं बस बताना चाह रहा हूं आप सभी को कि जितनी फिक्र आपको है उतनी ही फिक्र बच्चों, उससे ज्यादा कहूंगा तो आप लोग कहीं कहीं बुरा ना मान जाए, बस मैं ये सोच रहा हूं। बाकी उससे ज्यादा फिक्र बच्चों मुझे भी है, उससे ज्यादा फिक्र मुझे होती है।
ठीक है, अब पता नहीं कहाँ पे है बच्चों। ठीक है, एक सेकंड दिखाता हूँ बच्चों, ये देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चों सिलेबस प्लानर बना हुआ है, इसको मैं आपको दिखेगा नहीं लेकिन मैं बोल के बताता हूँ। टारगेट बोर्ड फिजिक्स सिलेबस प्लानर, इसी आधार पर सभी बच्चों को बनाना था, सभी टीचर्स को बनाना था। इस सिलेबस प्लानर का उद्देश्य छात्रों को निर्धारित समय में पाठ्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रभावी ढंग से समझाने और कवर करने में सहायता करना है। यह शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए पाठ्यक्रम की योजना और प्रगति को सुगम बनाता है। ये सारी चीजें मैंने लिखी डिटेल में, और सभी टीचर्स को ये बोला गया था कि ये सिलेबस प्लानर जो है आप लोग को बनाना है, 31 अक्टूबर तक कवर करना है। तो हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है बच्चों कि 31 अक्टूबर तक सारा सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म होगा, ना कि सिर्फ फिजिक्स का या किसी एक सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का। और उसमें से सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किस डेट तक कौन सा सब्जेक्ट खत्म करना है, कौन सा चैप्टर खत्म करना है। तो मेरे सिलेबस प्लानर के अकॉर्डिंग मेरी क्लासेस चल रही हैं। अब उसमें से कोई एक लेक्चर बच्चों जब मिस होता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है, इसलिए कभी कभी छुट्टियां हो जाती हैं, कोई ये छुट्टी पड़ गई, कोई वो छुट्टी पड़ गई, कभी टेक्निकल इशू की वजह से पूरी क्लास नहीं चल पाती है, कभी वन शॉट। और हालांकि वन शॉट लेक्चर्स का भी प्रॉपर इसमें मेंशन है, ठीक है, समझ रहे हो। किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में समय सारणी में कुछ बदलाव किया जा सकता है, परंतु इसके लिए आपको सूचित किया जाएगा। ये बच्चों सिलेबस प्लानर 13 फरवरी से आपकी पहली क्लास शुरू हुई थी। 13 फरवरी को मैंने पहली क्लास 12th में अगर ली थी तो मैंने ली थी, और वो क्लास बच्चों ये टाइम पीरियड जो है वो 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये सारी चीजें मेंशन है। तो आपको अगर लगता है कि इसकी चिंता सिर्फ आपको है, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है बच्चों, अभी और चीज नहीं बताए ना। देखो मैं आपको बता दूं, 15वां चैप्टर जो है आपका वो 23/10/2025 से 25/10/2025 तक चलेगा। आपके 12वां चैप्टर जो होगा वो 13/9/2025 से 23/9/2025 तक चलेगा। आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र जो है वो बच्चों चैप्टर जो है वो लगभग चलेगा 2 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक। ये तो हर एक चीज बच्चों लिखी हुई है कि हमें क्या डाटा कैसे मैनेज करना है आपको, और ये चीज बनाने के लिए लगभग 2-3 घंटे समय लगता है कि इसमें इतने लेक्चर होंगे, ये चीज लिखें। तो प्लीज आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ ये बातें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा, भले मुझे इसके लिए 10-15 मिनट देने पड़ रहे हैं अपने, लेकिन इसके पीछे का रीजन ये है बस कि आपको भी साथ देना पड़ेगा, आपको भी अपने ना सिर्फ हमारा बल्कि सभी टीचर्स का साथ देना पड़ेगा। 12th में बच्चों 2026 यूं ही नहीं जाने देना है। ये 2026 मेरे लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों सेकेंड सेशन है। पहला सेशन 2025 में हम लोगों ने जैसे भी पढ़ाया, लेकिन बहुत अच्छे से बच्चों ने रिजल्ट दिखाया। लेकिन इस बार हम जो रिजल्ट दिखाया गया उसमें से और भी बहुत अधिक प्रतिशत के साथ, क्योंकि बच्चों जो टॉपर्स आए, निश्चित रूप से जो भी टॉपर्स आए वो यूट्यूब के पढ़े हुए आए, है ना। बाकी जो 10th रैंक या 7th रैंक जो आई थी, 5th रैंक जो आई थी, उनमें हम लोग थे, लेकिन टॉप 1, 2, 3 में यूट्यूब के पढ़े हुए, और यूट्यूब में तो सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारे बैच के बच्चे वो 5th रैंक आया, क्यों 1 रैंक में नहीं आया? तो हम चाहते हैं फर्स्ट रैंक का बच्चा हमारे किससे आए? बैच से, यूट्यूब की सीरीज से नहीं बल्कि बैच से हो। तो इसलिए बैच के भीतर बच्चों कंटेंट में कमी नहीं छोड़ी जा रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीजें हैं कि आप लोगों को कई चीजें पता नहीं है। टेस्ट अपलोड होता है, अभी टेस्ट अपलोड हो गया होगा, नोट्स आज पढ़ गया होगा, तो बच्चों को ये नहीं पता नोट्स कहाँ है। पीडीएफ के सबसे ऊपर नोट्स होता है, उन्हें नोट्स ही नहीं पता है कि नोट्स कहाँ मिलता है। डाउट कहाँ से पूछे? डाउट सेंटर में जाके पूछे। डाउट्स भी हम कहते हैं कि डाउटलेस रखो क्लास, यहीं पर जो बात पूछनी है हमसे पूछ लो, 10 मिनट हम आपके लिए दे देंगे, ठीक है, समझ गए। अब बात आ रही है कि बुक कब तक आएगा बच्चों। तो ये बुक जो है आपकी, ये बुक आ सकती है सितंबर में, ठीक है, सितंबर में आपकी बुक आ जाएगी, समझ रहे हो। सितंबर में आपकी बुक आएगी, लेकिन बच्चों अक्टूबर में आपका बैच लॉन्च होगा। कौन सा? अक्टूबर में आपका बैच लॉन्च होगा क्रैश कोर्स वाला, जो कि बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़ते हैं। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, यूट्यूब पर भी बहुत सारा कंटेंट और आपने फुल कोर्स पढ़ लिया। लेकिन जिसको भी क्रैश कोर्स में थोड़ा सा स्पीड से 2-2 क्लासेस रिवीजन के लिए, तो बच्चे परचेज कर लेते हैं और बहुत सस्ता रहता है। उसमें अलग से टीचर्स क्लास लेते हैं, आपकी रिवीजन क्लासेस अलग से चलती हैं जो फुल बैच की होती है, 2-2 क्लासेस चला करती हैं। तो वो बच्चों अलग टाइम पीरियड होगा, उसमें मेहनत और ज्यादा होगी। तो मैं बस इतना ही चाहता हूं कि ये 2026 में हमारे सभी, ये छापू सुल्तान जो है ना, ये प्यार से तो नाम दिया हुआ है मेरा, लेकिन ये सिर्फ मैं बोल सकता हूं और कोई नहीं। इस बिहार में या भारतवर्ष में, देश विदेश में कोई भी इस नाम से अगर आपको और कोई बुला दिया तो मुझे चिढ़ होगी, लेकिन मैं आपको प्यार से जरूर बोलता हूं, ठीक है, समझ में आई। तो मैं बस यही चाहता हूं, जो बच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, मन से मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ने पर बिल्कुल फोकस कीजिए। जो चीज ना समझ में आए आप यहां पर चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, मुझे सब कुछ साफ दिखता है और मैं रिपीट भी करता हूं। जहां पे लगता है कि बच्चे कह रहे हैं बार बार कि रिपीट करिए, वो चीज रिपीट करता हूं। ये चीज सर पुनः बता दीजिए, वो मैं बताता हूं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए अब, कोई दिक्कत? हाँ, सभी का कमेंट आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं।
एक साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े होते हैं, सभी के कमेंट्स पढ़ पाना नहीं जायज होता है, क्योंकि पढ़ेंगे तो समय ही निकलता जाएगा, लेकिन जो कमेंट्स डायरेक्ट आंखों पे ये लगता है ये जरूरी है, उसे मैं यहां पर बोलता हूं। ठीक है, क्लियर? चलो अब बच्चों बात करेंगे हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। हमने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पढ़ा था, बोलो हाँ, है ना। पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने एक डेरिवेशन भी किया था, ठीक है, डेरिवेशन भी किया था। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, है ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, जिसमें हम लोग क्षैतिज घटक पढ़ रहे थे, अवयव, जिसमें से मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी बच्चों। सारी परिभाषाएं मैं नहीं अब जाऊंगा कि चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा बताइए, भौगोलिक यामोत्तर की परिभाषा बताइए, नतिकोण या नमन कोण की परिभाषा बताइए, उन सभी बातों पर अभी नहीं जाते हैं। कल मैंने जो पढ़ाया था थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि किसी बिंदु पर बच्चों अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना था तो हम इस प्रकार बताए थे, हम इस प्रकार कहते कि मान लो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, यह बिंदु कोई है बच्चों P, तो यहां पर चुंबकीय सुई कुछ इस प्रकार से है, चुंबकीय सुई जो है बच्चों इस प्रकार से कोण बनाती हुई लटकी हुई है, नॉर्थ पोल इस तरफ है, यहां पर क्या है बच्चों, नॉर्थ पोल है, और जिस तरफ नॉर्थ होता है बच्चों वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, जिसे हम BE से लिखेंगे, कल भी एक्सप्लेन किया था। यह चुंबकीय सुई का इस तरफ वाला भाग बच्चों क्या होता है, साउथ पोल है, वो क्या है, साउथ पोल है। हमने कहा था कि अगर इस प्रकार से वो नतिकोण और नमन कोण वाला कॉन्सेप्ट, हमने कहा कि पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय सुई, पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय सुई क्षैतिज सतह से, पृथ्वी की क्षैतिज सतह बिल्कुल समतल, क्षैतिज सतह से चुंबकीय सुई जो कि बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, नॉर्थ पोल जिस ओर होगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी के क्षैतिज सतह से जो कोण बनाती है उसे ही बच्चों क्या कहते हैं, नतिकोण कहते हैं या नमन कोण कहते हैं। इसे ही बच्चों एंगल ऑफ डिप या नमन कोण भी बोलते हैं, इसे ही बच्चों क्या बोलते हैं, नमन कोण भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसे कहीं कहीं पर डेल भी लिखा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पर डेल भी लिखा जाता है या थीटा लिखा जाता है। इसका बच्चों जिसके साथ कोण बना रहा है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक माना जाएगा, जिसे BH से लिखेंगे, और इसकी वैल्यू होगी, इस BE का आधार घटक है तो ये BE cos थीटा होगा। ये मैंने बताया था कि ये 11th में सिखाया जाता है, सदिशों का वियोजन, कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बाबू भैया, देख लेना, कल का लेक्चर जरूर देख लेना। आज हम यहां बता पाने में इतना डिटेल में सक्षम नहीं है क्योंकि और भी बातें बतानी है बच्चों। ये क्या होता है, ये होता है BV, इस आधार रेखा के जो लंबवत रेखा होगी, लंबवत रेखा ऊपर भी हो सकती है लेकिन बच्चों वो ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि ये कोण यहां बन रहा है तो इसके लंबवत ये, तो इस तरफ बच्चों ये BV क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसे ऊर्ध्व घटक कहते हैं। इस BE का ऊर्ध्व घटक कहा जाएगा तो इसे लिखा जाएगा BE sin थीटा। ये मैंने कल अच्छे से बता दिया था कि ये दोनों कैसे आते हैं, 11th में ये चीज सिखाई जाती है बच्चों कि अगर कोई सदिश राशि है, मान लो कोई वेक्टर A है, ये सदिश राशि है और इसे दो भागों में बांटना है, दो भागों में बांटना है, तो जिसके साथ कोण बन रहा होगा, मान लो यहां पर कोण बन रहा है, कल मैंने ऐसे बताया था बच्चों, ये आज हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो ये चीज। मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर A, और यहां पर अगर कोण बनना है, दोनों ही स्थितियां जानो, अगर यहां पर कोण बनना है तो जिसके साथ कोण बनेगा किसी सदिश राशि का वह उसका आधार घटक होगा और उसमें बच्चों cos आएगा। देखो यहां पर क्या आएगा, A cos थीटा, क्योंकि बच्चों कोण किस पर बन रहा है, इस रेखा के साथ बन रहा है, ये वाला सदिश इस रेखा के साथ कोण बना रहा है तो ये इसका आधार घटक A cos थीटा। और इस रेखा के लंबवत लाइन कौन सी है, ये वाली है, उस तरफ भी हो सकती है लेकिन वो नहीं होगी बच्चों, इस तरफ ये बच्चों ऊर्ध्व घटक माना जाएगा इस सदिश का, जो कि हो जाएगा A sin थीटा। ठीक है, वही चीज यहां पर देखो बदल जाएगी बच्चों। अब कोण ये सदिश वाला है, इस रेखा के साथ कोण बना रहा है, तो जिस रेखा के साथ, जिस अक्ष के साथ कोण बनाता है वो आधार रेखा होती है और उसके लिए बच्चों cos आता है A cos थीटा। ये A इसका परिमाण है इस सदिश का और cos थीटा, और इसके वर्टिकल में जो इस आधार रेखा के जो लंबवत रेखा होगी उसे बच्चों क्या होगा, वह होगी ऊर्ध्व घटक A sin थीटा। वही चीज बच्चों यहां पर हुई है, मैंने अच्छे से समझाया था, है ना। ठीक है, तो ये चीज कल मैंने एक्सप्लेन की थी, बहुत अच्छे से समझाया था कि ये जो BH है ये बच्चों क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है बाबू। क्या है, क्षैतिज घटक BH इज इक्वल टू BE cos थीटा। बोलो हाँ जी गुरुजी। और बच्चों ऊर्ध्व घटक मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ऊर्ध्व घटक जो है वर्टिकल कंपोनेंट BV इज इक्वल टू BE sin थीटा, BE sin थीटा। बच्चों कल मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी बहुत अच्छे से, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये चीज कल पढ़ी भी होगी, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। आप बहुत चालाक है, टाइम वाला लोगो हटा दिए। अरे भैया लो, आप लोग ना जिद पे आ जाते हो बहुत ज्यादा,
आप लोगों की वजह से ना, आप लोग बहुत बहुत शैतान हो गए हो सच में। ये लो, ठीक है, देख लो, बताओ। अब तो नहीं है, टाइम सही दिखा रहा है। ठीक है, बताओ। टाइम सही दिखा रहा है, कितने बज रहे हैं? 19:19। मतलब बच्चों 7:19 हो रहे हैं, सामने सही है। आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। टाइम दिख रहा है सही, और इसी टाइम की वजह से आप लोग को लगातार रिकॉर्डेड क्लास है कभी कभी, लेकिन टाइम बच्चों बदला भी रहता है। प्लीज इस सब पे ना जाओ। आओ बच्चों, हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। कल का लेक्चर भी देखा होगा तो ये चीज रिपीट रिवाइज हो रही है। समीकरण 1 व 2 को बच्चों, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, 1 से भाग देने पर बच्चों क्या मिलेगा? समीकरण 2 को समीकरण 1 से जरा भाग दे दीजिए। समीकरण 2 है बी वी और इसका बी बराबर, देखो बी बराबर है बीई साइन थीटा। यही है हमने क्या कहा, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दीजिए। 2 ये है, 1 ये है, तो एलएचएस को एलएचएस से भाग। एलएचएस है बच्चों इधर बीई, सॉरी बीएच, और आरएचएस है बीई कॉस थीटा, तो बीई कॉस थीटा। बच्चों क्या होगा, यहां पर बी से बी कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा बन जाएगा। तो ये जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, ये टेन थीटा बन गया, और टेन थीटा बराबर मिला बीवी बटे में बी एच। ये बीवी क्या है? किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। इसे क्या बोलेंगे? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक है। किसी स्थान पर पृथ्वी के, यहां पर लिखना भूल गए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक है बच्चों। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? ऊर्ध्व घटक है। बीएच क्या है? किसी स्थान पर, ये पूरी बात, और इसे क्षैतिज घटक, है ना? क्या लिखे बार बार, है ना? चलो लिख देते हैं। अच्छा, किसी स्थान पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का बच्चों क्षैतिज घटक है। ये क्या है? क्षैतिज घटक है, याद रखना। तो ये सब कुछ पता है, कल मैंने बता दिया था। हमने एक और सूत्र निकाला था, समीकरण 1 का समीकरण 2 का वर्ग करके आपस में जोड़ दीजिए तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। मैं डायरेक्ट केवल सूत्र लिख रहा हूं। यहां पर आप लोगों ने ज्ञात किया था बच्चों, बी स्क्वायर बराबर बीवी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। बोलो यही था समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर। तो बी, भैया इधर का वर्ग करो, इसका वर्ग करो, देखो ये बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर दोनों कॉमन ले लेंगे, आरएचएस जब जुड़ेगा तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में केवल बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। अगर दूसरे पक्ष की बात करें आरएचएस में, तो बी एच स्क्वायर और बीवी स्क्वायर, तो बीवी स्क्वायर बी एच स्क्वायर दोनों जोड़ना ही तो था, दोनों जुड़े हुए। यहां से बच्चों आप बी बराबर आप ज्ञात भी कर सकते हो, अंडर रूट में बीवी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ये बच्चों मैंने अच्छे से बता दिए थे, ये सारे फार्मूले कल जिक्र हो गया था, इसलिए मैं अब टोटल डेरिवेशन पूरा नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये सिखा रहा हूं कि ये चीजें जान लो, कल बताया था। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कल लोगो नहीं लगा हुआ था। ठीक है, कल लोगो नहीं लगा हुआ था। चलो अब बच्चों आगे बात करते हैं। एक प्रश्न आपको देते हैं, एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। प्रश्न क्या है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आज एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, इसी क्वेश्चन बैंक का है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, बाबूजी ध्यान से सुनते जाओ, क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक का क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है। क्या है? √3 गुना है। तो उस बिंदु पर, उस स्थान पर या उस बिंदु पर, उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी बताइए कितने लोग इसको हल कर लेंगे?
जल्दी से इसको हल कीजिए बच्चों। कह रहे हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है। दिया है बच्चों, दिया है कि जो क्षैतिज घटक है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है वो ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है, तो √3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, पृथ्वी का क्षैतिज घटक पृथ्वी के ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है। हम लोग सूत्र कौन सा जानते हैं बच्चों? हमसे अवनमन कोण पूछ रहा है। अवनमन कोण वाला कोई सूत्र याद है? जी हां, tan थीटा बराबर BV/BH होता है। बच्चों कहीं कहीं पर tan थीटा को tan डेल भी लिखा जाता है, मैंने पहले ही बता दिया। tan डेल से भी लिखा जाता है, डेल बराबर BV/BH, ये भी लिख सकते हो। यहां पर ये देखो BV/BH। बच्चों क्या होगा? tan थीटा बराबर, आपको नमन कोण का मान बताना है, तो बीवी का, तो बीवी लिख रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। BH का मान बच्चों क्या है? BH बराबर है √3 BV, तो √3 BH की जगह पर √3 BV लिख दीजिए, यही संबंध दिया गया है। बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? BV से BV कट गई, 1/√3 बचा। tan थीटा बराबर क्या बचा? 1/√3, और 1/√3 tan में किसका मान होता है? 1/√3 tan में tan 30 का मान होता है। tan से tan कभी मत काटना, त्रिकोणमितीय अनुपात कटते नहीं बल्कि हट जाते हैं, तुलना की जाती है, और तुलना करने पर थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। मेरे लाल बाल गोपाल जी, यही बच्चों नति कोण या नमन कोण का मान हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यही बच्चों क्या होगा? नति कोण या नमन कोण का मान होगा। आंसर नोट कर लीजिए। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, याद रखना। क्या सरल था? कोई कठिन तो नहीं था? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत बच्चों अभी नहीं है। अभी क्वेश्चन बैंक में पढ़ जाओगे, परसेंटेज खराब कर लोगे, उसकी भाषा बहुत खराब होती है, कठिन होती है, लैंग्वेज समझ में कम आती है। इसलिए इंतजार करो, आप लोगों के लिए खुद ही ब्रह्मास्त्र आने वाला है, ब्रह्मास्त्र बुक आने वाली है टारगेट बोर्ड की तरफ से। 2 महीने इंतजार करो, तब तक फुल कोर्स पढ़ो। ठीक है, फुल कोर्स पढ़ो। समझ गए? क्लियर? चलो अब बच्चों बात करेंगे हम पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। बच्चों संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, सभी पदार्थ, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, ये लकड़ी है, आगे जो रखा हुआ है डेस्क, बहुत सारी वस्तुएं हैं। क्या सभी वस्तुओं में चुंबकत्व का गुण होता है? तो इसका जवाब है हाँ। बहुत सारी वस्तुओं का अध्ययन करते हुए सन 1846 में बच्चों, सन 1846 में सर फैराडे द्वारा, कौन? फैराडे वैज्ञानिक का आज आप नाम सुन रहे हो। इसके आगे वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 के बाद जो चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, उनका नाम उस चैप्टर में पढ़ना बहुत मजा आएगा। वास्तव में उन्हें वहां फैराडे के प्रेरण के नियम आप पढ़ोगे। तो 1846 में वैज्ञानिक फैराडे ने विभिन्न पदार्थों, विभिन्न प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला, विभिन्न प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। कोई भी पदार्थ हो बच्चों, कोई भी पदार्थ। आप कहेंगे सर प्लास्टिक तो नहीं चिपकता है चुंबक में, तो उनको भी इन्होंने श्रेणी में रखा, एक विशेष पदार्थ बता दिया। चुंबकत्व का गुण है, लेकिन चुंबकत्व का गुण ऐसा है कि प्रतिकर्षण वाला है। ऐसे पदार्थों की उन्होंने बहुत सारी लिस्ट बना दी। कहा कि पदार्थों में चुंबकत्व, निष्कर्ष निकाला कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। इन्होंने सभी पदार्थों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया। बच्चों क्या किया? वर्गीकृत किया।
तीन प्रकार कौन कौन से बच्चों? एक तो इन्होंने कहा ऐसे पदार्थ होते हैं जो होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ध्यान से सुनोगे, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, तो ये चीजें पढ़ना ऑब्जेक्टिव में आता है। बच्चों एक चीज ये बता दूं कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछने की संभावना कम होती है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो यही आता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लव चुंबकीय पदार्थ की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो बस यही एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जिसको आज आप लोग पढ़ने वाले हो, बाकी इससे बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 1/√3 कहां से आया बाबू? 1/√3 कहां से आया? देख सकते हो बीवी से बीवी कट गया, 1/√3। यहां पर कहा गया है कि क्षैतिज घटक जो है वो ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है, वो चीज यहां पर लिखी गई। अब इतना तो लिखना कहा जाएगा कि एक आदमी 100 आदमी के बराबर है, तो उस एक आदमी के बराबर जो भी आदमी 100 आदमी के बराबर है उससे 100 का गुणा किया जाएगा। वैसे ही यहां पर किया गया। ये बातें बहुत बेसिक सी हैं जिनको आपको आना चाहिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ या अचुंबकीय भी बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरे प्रकार के इन्होंने बताए लौह चुंबकीय पदार्थ। तीसरे बच्चों क्या रखे? तीसरे पदार्थों को रखा लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लौह चुंबकीय पदार्थ। समझ में आ रही बात? अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, सब कुछ थ्योरी वाला टॉपिक है, लिखना है और सीखना है। आइए समझाते हैं। पहले आपको पढ़ना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। हेडिंग होगी आप सभी की क्या बाबू? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ओहो हो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब बच्चों डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं आइए समझाते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं? मान लो कहीं पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हम जब कोई वस्तु रखते हैं, जब कोई पदार्थ रखते हैं, ये कोई पदार्थ है, कैसा पदार्थ है? तो बच्चों वही प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ये कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगर बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा गया कहीं पर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा गया किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये थोड़ा प्रतिकर्षित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर इधर है बच्चों, तो ये इस दिशा में जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, या कह लो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाता है। जैसे जैसे हम किसी प्रबल ध्रुव सामर्थ्य वाले चुंबक के किसी ध्रुव की ओर ले जाएंगे, किसी सिरे की ओर ले जाएंगे, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो बच्चों उससे प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। फिर से सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कोई भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, मतलब अब उन्होंने प्रतिचुंबकीय पदार्थ, आप कहोगे सर हम कैसे जानेंगे कि ये प्रतिचुंबकीय है? तो बच्चों इसका काम फैराडे सर ने कर दिया पहले ही। उन्होंने बहुत सारे पदार्थ लिए, खूब सारे, प्लास्टिक, रबड़, कोयला, गैस में जल, ऑक्सीजन, ठीक है, सब कुछ लिया, सब कुछ ले लिया। जल ऑक्सीजन भी उदाहरण है। तो बच्चों लेकर के उन्होंने क्या किया? प्रयोग करना शुरू किया। अब जो चुंबक के सिरे की ओर आकर्षित हो रहे थे, थोड़ा आकर्षित हो रहे थे, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एक सिंपल भाषा में थोड़ा सा मैं यहां पर तीनों को बता देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जो प्रतिकर्षित हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखें या किसी चुंबक के पास ले जाए तो थोड़ा थोड़ा प्रतिकर्षित हो, तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में ले जाए या किसी ध्रुव के पास ले जाए, चुंबकीय ध्रुव के पास, ऐसे पदार्थों को जब ले जाएगा जब थोड़ा थोड़ा आकर्षित हो रहे हैं, बहुत तेज नहीं, बस थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करते हैं, थोड़ी गति करते हैं, बहुत तेज नहीं, ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा तीव्र गति से आकर्षित होते हैं, चुंबक के सिरे की ओर बहुत तीव्र गति से आकर्षित होते हैं, उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एकदम सिंपल व साधारण यही है बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। कहो तो इनको मैं एक एक बात, वैसे तो मैंने यहां पर लिखा है बच्चों, लेकिन मेरे पास पीडीएफ भी टाइप है, पीडीएफ भी टाइप है। सर जी मैंने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा है, 5 चैप्टर से शुरू कर दें क्या? बिल्कुल शुरू कर दें क्या? 5 चैप्टर पढ़ रहे हो और इसे पढ़ते रहना, ठीक है? क्लियर? समझ गए? ये चीज समझ गए होंगे। तो यहां पर बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों की घटना समझ में आ गई है। आइए हम समझा देते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को क्या लिखोगे। लिखने के क्रम में
कि ऐसे पदार्थ, कुछ पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्या बच्चों बोल रहे हैं? क्षेत्र की, ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये पूरा प्रश्न, अरे सॉरी, ये पूरा प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि पदार्थों को उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, या फिर सीधे ये आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनचुंबकीय पदार्थ तथा लौ चुंबकीय पदार्थों से आप क्या समझते हैं, इनके गुण बताइए। तो ये प्रॉपर्टी लिखने के लिए बच्चों पूरी आती है। अभी हम लोग लौ चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण नहीं लिखेंगे, बल्कि केवल समझेंगे कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। इनके गुण तो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में विचुंबकित होते हैं या चुंबकित होते हैं, क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। चुंबकित का मतलब नहीं समझ रहे हो? गति करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इस दिशा में जा रहे हैं, ना कि उस दिशा में चुंबकित हो रहे हैं। क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, रुक जाओ, दूसरी भाषा में लिखेंगे, रुको, होते हैं। अर्थात में अब समझ में आएगा। अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं हम? अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, ध्यान से सुनो, इस भावार्थ का कहने का अर्थ क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव के पास ले जाने पर, किसी चुंबकीय ध्रुव के समीप ले जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। समीप ले जाने पर क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। अब प्रतिकर्षण क्या है वो आपको अच्छे से पता है बच्चों, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, पहले चैप्टर से। आकर्षण, प्रतिकर्षण, जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय ध्रुव के समीप ले जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये हो गया बच्चों, ये हो गए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की पूरी डिफिनीशन, जो आप लोग लिख लोगे। ठीक है, जैसे कौन से पदार्थ? जैसे बिस्मथ होता है, क्या होता है? बिस्मथ, BI, चांदी, AG, एल्यूमिनियम, नहीं एल्यूमिनियम तो भाई वो नहीं है, सोना। ऐसे ढेर सारे पदार्थ हैं बच्चों, ढेर सारे पदार्थ हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं जो क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, हाँ सर, ये सब डिफिनीशन लिख सकते हैं ना? बढ़े हैं सर, ये केमिस्ट्री में पढ़े हैं तो दोनों में सेम डिफिनीशन लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों में सेम डिफिनीशन है, आप लिख सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? बिस्मथ, चांदी, क्लियर है, सोना आदि। समझ में आ गया भाई लोग? बच्चों थ्योरी का पार्ट है, मुझे भी मतलब थ्योरी वाली पार्ट्स में ये लगता है बस डिफिनीशन पता है, अब इसमें और कितना चीजें बताई जाए। मतलब साधारण से प्रयोग की गई, मुझे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ये सब चीजें फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट लाती हैं। प्रैक्टिकल करना, ये साधारण सी बातें हैं, है ना? पता बच्चों, जैसे एक होते हैं ना साधारण लोग, एक होते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी करने वाले। अच्छा मतलब कोई सोचो बहुत अच्छा सिंगर है तो आप उसे बहुत देखना पसंद करोगे ना, कि भाई गा रहे हैं, सुनना बहुत पसंद करोगे। कोई बहुत अच्छा जंप करता है इधर उधर की, बहुत सारे एथलीट्स में वो वर्क करता है ना, बहुत स्टंट करता है, तो आपको कितना देखने में रोचक लगता है। कोई साधारण इंसान है, बहुत अच्छे से रहते हैं, बस खाते पीते हैं, जिंदगी यापन हो रहा है, काम पे लगे हुए हैं,
आम नागरिकों की तरह हाल है, तो उन्हें देखने में बहुत ज्यादा रोचक होगा, साधारण लगेगा ना कि भाई इसको पढ़ने में आसान है। वही हाल है प्यारे बच्चों यहां पर भी। कुछ चीजें पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है और कुछ चीजों को साधारण तरीके से पढ़ लेना मात्र ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। बात समझ गए मेरी, कहना हम क्या चाह रहे हैं? क्लियर? सर हल्का वाला परिभाषा, हल्का वाली परिभाषा ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यहां पर मैं एक शॉर्टकट में लिख देता हूं भाई, इतना लोग आप लोग नहीं समझ रहे, इतनी बात नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, वे पदार्थ जो प्रतिकर्षित होते हैं, वे पदार्थ जो जो चुंबकीय ध्रुव की ओर, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय ध्रुव से प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय ध्रुव से प्रतिकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबकीय ध्रुव से या चुंबकीय ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। और वे ये क्या हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत तीव्रता से आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ हैं अनचुंबकीय पदार्थ की तरह, लेकिन थोड़ा कम किसी में तीव्रता थी तो उनको अनचुंबकीय पदार्थ में रख दिया फैराडे सर ने। और जिनमें एकदम प्रतिकर्षण का गुण था उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में रख दिया। जिनमें थोड़ा थोड़ा आकर्षण था उन्हें अनचुंबकीय पदार्थ का, जिनमें बहुत ज्यादा आकर्षण था उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहा। वे पदार्थ जो चुंबकीय ध्रुव की ओर अधिक तीव्रता से आकर्षित होते हैं, अधिक तीव्रता से आकर्षित होते हैं। अब बताओ बच्चों, अब कोई दिक्कत? अब ये एक लाइन में परिभाषा याद करना, कोई मतलब कॉन्सेप्ट को समझना, क्या ये अलग लगेगा? ये आसान रहेगा? कॉन्सेप्ट समझने की अगर बात आएगी तो आप लिख दोगे? बोलो राधा जी, लिख दोगे? समझ में आ गया? तो बच्चों ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस पर व्याख्या करना, चर्चा करना जायज है। आपको मैं दिखा सकता हूं बच्चों, जो मैंने अभी ये चीजें समझाई प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए, वो यहां पर टाइप भी है। कहां गया भाई दोस्त, कहां गए तुम? लेकिन मैंने फिर भी आपको लिख करके पढ़ाया ताकि आप ये ना कहो कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आएगी। अब बच्चों एक एक लाइन में मैंने समझा दिया है, इसलिए मैं इसे दिखा रहा हूं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकित का मतलब समझ रहे हो ना, विपरीत दिशा में। ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप, वही शक्तिशाली चुंबक या शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के सिरे के समीप लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं, दूसरी दिशा में जाते हैं। इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। जैसे बिस्मथ, जस्ता, तांबा, कॉपर, चांदी, एजी, सोना, एयू, हीरा सी। अब देखो यही टाइप करने में क्या होता है, बहुत सारे एग्जांपल बच्चों हो जाते हैं और बहुत सारे एग्जांपल दिमाग में याद नहीं आते। देख लें कि भाई ये लिखा हुआ हीरा, तो हाँ कह देंगे कि हाँ ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। देख लें तो ये H2 हाइड्रोजन, हाँ प्रतिचुंबकीय गैस है, तो हम फिर तब तो याद आ जाता है। लेकिन हर एक चीज का लिखना नहीं पॉसिबल हो पाता है, इसलिए जो चीज लिखने वाली है बच्चों वो चीज मैंने यहाँ टाइप भी करा रखी ताकि आपके पास टाइप किया हुआ भी जाए तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, समझ गए? ये चीज समझ गए? इसी प्रकार बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ का मैंने बताया क्या, वे पदार्थ जो चुंबकीय ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं, थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, बहुत तीव्रता के साथ नहीं। और ठीक ऐसी ही बात लिखी हुई है बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कुछ पदार्थ, परिभाषा ठीक वैसे ही शुरू है, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते, थोड़ा सा चुंबकित होते हैं क्षेत्र की दिशा में, मतलब तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, सिरे की ओर आकर्षित होंगे। इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, कॉपर नहीं कॉपर क्लोराइड, क्योंकि कॉपर तो बच्चों यहां पर है, कॉपर तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, लेकिन कॉपर क्लोराइड जो है CuCl2 वो अनुचुंबकीय पदार्थ है, वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑक्सीजन O2 अनुचुंबकीय पदार्थ है, इत्यादि अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? इसमें कौन सी परिभाषा इतनी कठिन हो गई जो हम लोगों को समझना कठिन है?
एक लाइन में याद करा दिया कि वे पदार्थ अनुचुंबकी होते हैं जो चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है कहीं कहीं पर व्याप्त है तो उसी क्षेत्र की दिशा में आकर्षित हो जाते हैं, हो गया। या चुंबकीय ध्रुव रखा हुआ है तो उसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। चुंबकीय सिरा बोलो ध्रुव बोलो, बात एक ही, इतनी तो कॉमन सेंस रखो, उसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जो बहुत तीव्रता से आकर्षित होते हैं उन्हें लौह चुंबकीय कहा जाता है। बस लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में देख लो। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, मतलब एकदम उनमें चुंबकीय गुण आ जाता है, क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। तथा किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर, कोई चुंबक रखा हुआ है उसके सिरे के अगर समीप ले जाएंगे तो सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, इन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब बच्चों ये चीज अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होगे, परिभाषा को, तभी समझ में आएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको लगेगा कि ये क्या बोल गए सर। जब आप शुरू से एकदम जुड़ करके आप चीजों को समझ रहे होगे तब आपको, हाँ बिल्कुल सही बात। एक दो बच्चे लिख रहे हैं सर इसमें तो कुछ समझने वाला ही नहीं है, परिभाषाएं हैं, कॉन्सेप्ट ये छिपा हुआ है कि कौन चुंबकीय है, कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय, छोटी छोटी बातें। फिर भी मुझे समझाना तो है ही ना, क्योंकि मेरे पास हर तरह के बच्चे हैं और सभी बच्चे मेरे अपने। तो इस जगह से एक बार खुद से पढ़ लेना बच्चों, जरूर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए लौह चुंबकीय पदार्थ है कौन कौन, मैग्नेटाइट है, फेरिक क्लोराइड है, कोबाल्ट है, निकिल है, लोहा, लोहा बहुत भैया चुंबक के पास ले जाओ तुरंत आकर्षित हो जाता है। तो ये कैसे पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। वास्तव में अब एक ये चीज जो है नोट पॉइंट में बच्चों लिखी हुई है, इसको बहुत जरूरी है, ये नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान देना कि वास्तव में प्रत्येक पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, मतलब प्रतिचुंबकीय गुण उसमें होता ही है थोड़ा सा। जो पदार्थ अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय हैं उनमें प्रतिचुंबकत्व का गुण उनके अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली अनुचुंबकत्व या लौह चुंबकत्व गुण द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। अरे सर ये क्या बोल गए, मतलब बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में भी प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। जैसे हम कितने भी विनम्र हो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्रोध आ ही जाता है, लेकिन विनम्रता इतनी ज्यादा हो कि क्रोध को समाप्त ही कर दिया जाए, अर्थात क्रोध कभी दिखे ही ना, तो बच्चों वो फिर क्या होता है, उसी गुण को यहां पर बताया जा रहा है। बात समझ गए, क्लियर है? तो बच्चों इसको एक बार पढ़ लेना आप प्लीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कल हम आपको चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, विचुंबकन, चुंबकीय प्रेरण, ये भी छोटी छोटी परिभाषाएं, जिनमें से कुछ परिभाषाएं मैं लिखूंगा भी, समझाऊंगा भी, और कुछ परिभाषाएं आपके जो फार्मूले वाली होंगी परिभाषाएं उन्हें मैं लिखूंगा, जो नॉर्मल सी छोटी परिभाषाएं होंगी वो टाइप किए हुए रहूंगा। प्लीज थोड़ा सा कंप्रोमाइज ये कीजिएगा, उतना ही समय दूंगा कि आपको ये इतना बड़ा लिखना ना पड़े, नोट पॉइंट नहीं लिखना, यही बच्चों लिखना। तो बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं ही मैंने बताया, कोई ये नहीं कि सर आज पैनल पीडीएफ से हमें बहुत टाइम लिखना पड़ेगा, नहीं, बहुत कम समय में आप लोग लिख लोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखा